नमस्कार दोस्तों, सिविल्स लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी फैमिली है वो 500 की हो चुकी है। और हमें जब हमने शुरुआत की थी, हमें लगभग एक महीना हो गया है आज, और एक महीने में हमने 500 अचीव किया है। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने हमारे लिए इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाया है कि जो चीज़ें हैं बहुत स्मूथली, आराम से अचीव हो गई है। आशा करते हैं यही प्यार, यही सपोर्ट आपका हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। साथ में हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाने के लिए भी मोटिवेट रहेंगे, नया इनिशिएटिव करने के लिए। अभी फेस्टिव सीज़न है, इसलिए थोड़ा और हम भी बिजी रहते हैं, आप भी थोड़ा बिजी रहते हैं, ये सब चीज़ें समझ में आती है। लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, उसे पाने के लिए हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा दरकिनार करना भी पड़ेगा। थोड़ा एंजॉय कम कर लेंगे, लेकिन आगे जब हम जॉब लग के ये सब चीज़ें एंजॉय करेंगे तो उसमें जो मज़ा आएगा वो दुगना तिगुना होगा हमेशा आपके लिए, और हमारे लिए भी एक ऐसा रहेगा कि हमने किसी एक के लिए, किसी दो के लिए या किसी 10 के लिए हमने ऐसा कर दिया है जो हमको अंदर से अच्छा फील करवाता है। तो इसी के साथ, इसी सोच के साथ हमने ये चैनल शुरू किया है, या ये जर्नी स्टार्ट की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आगे भी आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए अपने, जिसमें हमने अध्याय 1 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रारंभ की बात की थी, जिसमें हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने अपने एक्ट का। फिर अध्याय 2 जिसमें हमने धारा 3 से 50 तक कवर किया था। फिर अध्याय जो तीसरा है वो पढ़ा हमने, जिसमें हमने नगरपालिका की बैठक प्रक्रिया कैसी है, वो सब बातें हमने इसके अंदर, समितियों की चर्चा, ये सब इसमें की थी। इसके बाद हम अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है नगरपालिका संपत्ति। इसके अंदर हम मेनली धारा 67 से 75 तक कवर करेंगे। छोटा सा अध्याय है, लेकिन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसके अंदर मेनली हम नगरपालिका की स्थावर जंगम संपत्तियों की कैसे प्राप्त कर सकती है, कैसे वो दान कर सकती है, अंतरण कर सकती है, आवंटन होगा, कैसे आवंटन होगा, रद्द किया जाएगा, ये सारी चर्चा हम इस अध्याय के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हम अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 67 की, 67, जो कि इस अध्याय की पहली धारा है। इसमें संपत्ति अर्जित व धारण करने की शक्ति, यानी नगरपालिका कोई भी संपत्ति कैसे धारण कर सकती है, कैसे प्राप्त कर सकती है, ये सारी बातें हम 67 के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा 68। इसके अंदर संपत्ति का निहित होना, मतलब कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो नगरपालिका के अंदर निहित रहेगी, कौन सी उसके पास मौजूद रहेगी। इसके बाद हमारी धारा आती है 69, जिसके अंदर करार यानी कॉन्ट्रैक्ट, विनियम, पट्टा, पट्टा समझ में आता है जब हम किसी चीज़ को किराए पे देते हैं, पट्टे पे देते हैं। फिर इसके बाद अनुदान आता है, दान के माध्यम से आदि, नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन। तो नगरपालिका इन माध्यमों से संपत्ति को क्या कर सकती है, अर्जित कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा बाद में आता है हमारा धारा नंबर 69A, यानी 69 क। इसमें कतिपय यानी कुछ भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना। तो ये मैं आपको डिटेल से आगे समझाऊंगा। थोड़ी लैंग्वेज इसकी टफ है, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देता हूँ कि भूमियों के अधिकार मतलब अगर किसी व्यक्ति को पट्टा प्राप्त करना होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गाँव में भी चलता है, प्रशासन गाँव के संग बहुत सारे कैंप लगते रहते हैं, सिटियों में भी ऐसा होता है, प्रशासन आपके शहर आता है ये। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कैंप भी अलग अलग गवर्नमेंट चलाती रहती है, और इन कैंपों में आपने देखा होगा कि पट्टे बांटे जाते हैं, गाँव में भी शहरों में भी बांटे जाते हैं। और ये पट्टा बांटते हैं ना, उस दौरान अगर आप में से किसी ने पट्टे प्राप्त करते हुए देखा हो, या कोई पटवारी या ऐसी कोई जॉब में है, तो उन्हें पता होगा कि जब पट्टा लेना होता है उससे पहले जो भी अपनी भूमि के पास अपने जो अधिकार होते हैं वो ट्रांसफ़र करने होते हैं। यदि आप नगरपालिका से ले रहे हैं तो नगरपालिका को ट्रांसफ़र करने होते हैं, पंचायत से ले रहे हैं तो पंचायत को ट्रांसफ़र करने होते हैं। फिर पंचायत उसके बिहाफ पर आपको क्या निकाल के देती है, आपका पट्टा निकाल के देती है। तो आपके पास जो अधिकार होते हैं वो ट्रांसफ़र करने होते हैं, और उसके बाद वो पैसे लेती है आपसे, और पैसे लेने के बाद आपको पट्टा देती हैं। जैसे कि अभी शायद 500 कुछ ऐसे फीस होती है पट्टे के लिए, तो वो होता है। ठीक है, इसके अलावा धारा 70 की बात करें, इसके अंदर भूमि का अनिवार्य अर्जन की बात की गई है। मान लो नगरपालिका को किसी काम के लिए भूमि चाहिए, तो उस भूमि को वो कैसे प्राप्त करेगी। जैसे कि अगर सड़क बनानी है या पार्क बनाना है, तो संपत्ति तो किसी व्यक्ति की है, निजी संपत्ति हो सकती है। अगर
खुद की संपत्ति है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नगर पालिका की संपत्ति है तो। लेकिन अगर निजी संपत्ति है तो उसको कैसे अर्जित करेगी, वो सारी कंडीशन हमें 70 के अंदर पढ़नी होती है। धारा 71 के अंदर कतिपय यानी कुछ भूमियों का आवंटन और नियमन। तो कुछ भूमियों को किस प्रकार से आवंटन, मतलब नगर पालिका व्यक्तियों को सौंप सकती है या किसी को ट्रांसफर कर सकती है। मतलब नगर पालिका की भूमि, कभी कभी देखा होगा नगर पालिका अपनी भूमि किसको दे देती है, किसी एजेंसी को देती है, उसके माध्यम से लोगों के लिए आवास बनाती है, घर बनाती है, तो आवंटित कर रही है ना कोई चीज़ें, तो वो कैसे होगा, ये सारी 71 के अंदर दिया हुआ है। फिर 72 जिसके अंदर नगर पालिका के कार्यों के निष्पादन के लिए भुगतान। अगर नगर पालिका कोई कार्य करवाती है तो उसका पेमेंट कैसे करेगी, उस सारी चर्चा हमें 72 के अंदर दिया है। 73 जिसके अंदर संपत्ति के अंतःकरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध दिया है। 73A जिसके अंदर ट्रांसफर का पूर्ण स्वामित्व पट्टा आधार पर होगा। इसके अलावा 73B है जिसके अंदर आवंटों का प्रतिसंहरण, यानी इसके अंदर अगर आवंटन गलत तरीके से किसी ने प्राप्त किया है, गलत सूचना देकर प्राप्त किया है तो उसे रद्द किया जाएगा, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी वो हमें 73B के अंदर दिया है। फिर आता है हमारा धारा 74 जिसके अंदर स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका व मानचित्र। भाई हमारे पास नगर पालिका के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कौन कौन सी भूमियां हैं, उनकी एक लिस्ट होती है और मैपिंग होती है। भाई मैप होता है, उसके अंदर मैप की जाती है भाई ये संपत्ति नगर पालिका की खुद की है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स किस में आती है, 74 के। आपने देखा होगा हमारे गांव में सरपंच क्या सॉरी पटवारी साहब है, उनके पास पूरे गांव का नक्शा होता है, पंचायत का होता है, तो वैसे नगर पालिका के पास में नक्शा होता है और वो लिस्ट भी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है धारा 75, अंतिम धारा है इस अध्याय की, जिसके अंदर नगर पालिका भूमि और संपत्तियों के अभिलेख का संधारण करना। मतलब नगर पालिका के पास जो भी संपत्ति है उसके भी रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को भी संभाल के रखना होता है, ठीक है। अंतिम दो धाराएं वो तालिका, मानचित्र और रिकॉर्ड से संबंधित है, ठीक है। तो हम सबसे पहली धारा को डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा नंबर 67। इसके अंदर संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की नगर पालिका की शक्ति के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि भाई जो नगर पालिका है वो संपत्ति कहाँ से अर्जित कर सकती है, कहाँ से धारण कर सकती है। ये तो नगर पालिका अपने नगर पालिका क्षेत्र के भीतर भी और बाहर कहीं पर भी संपत्ति को अर्जित कर सकती है। ऐसा नहीं कि नगर पालिका है तो नगर पालिका के अंदर की संपत्ति खरीद सकती है, प्राप्त कर सकती है कैसे भी, नहीं, ऐसा नहीं है। नगर पालिका अपने अंदर की भी, मतलब अपने नगर पालिका क्षेत्र के अंदर और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर की भी संपत्ति को अर्जित कर सकती है अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, ठीक है। कौन कौन सी संपत्तियों को, या तो जंगम संपत्ति हो, स्थावर संपत्तियां जैसे भूमि वगैरह जो परमानेंट रहती है। जंगम संपत्तियां जैसे कि ऐसी कोई चीज़ जो ली और थोड़े टाइम यूज करने के बाद समाप्त हो जाती है, उसे जंगम संपत्ति कहते हैं। इसके अलावा संपत्ति में हित ले सकती है, यानी उसकी ट्रस्टी बन सकती है, यानी संपत्ति नहीं खरीद रही 100%, या तो उसे लीज पे ले लिया या उसे पट्टे पे ले लिया, या फिर उसके क्या बोलते हैं संपत्ति में कोई हित का मतलब जैसे कि उस चीज़ को यूज करने का उसको अधिकार मिल जाता है लेकिन उसने खरीदी नहीं है वो, या फिर कोई चीज़ उसे एज ए ट्रस्टी का मतलब समझ में आता है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि ये ट्रस्ट की धर्मशाला है, इसका मतलब ये होता है कि उसका ओनर कोई और होता है और उस ओनर ने ये ज़मीन या ये जगह है वो मतलब एक तरह से किसी को पकड़ा रखी है और वो व्यक्ति उसको एज ए ट्रस्टी, एज ए मालिक काम कर लेता है, ठीक है। तो वो होता है ट्रस्टी वाला सिस्टम। फिर किस किस प्रकार से प्राप्त कर सकती है, तो दान से, अगर कोई नगर पालिका को दान दे दे, संपत्ति दे दे या कोई चीज दे दे तो वो प्राप्त कर सकती है, खरीद कर प्राप्त कर सकती है नगर पालिका। इसके अलावा अन्य कोई वैध तरीका जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी एक तरीका हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है पावर ऑफ अटर्नी। अटर्नी जानता, पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, एक तरह से ट्रस्टी जैसा ही कुछ होता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें निजी संपत्ति के लिए यूज किया जाता है। अगर नगर पालिका को किसी चीज संपत्ति का पावर ऑफ अटर्नी दे दिया जाता है, इसका मतलब है संपत्ति अभी नाम किसी और पर्सन के पास है लेकिन उस संपत्ति से संबंधित जितने भी पावर्स है वो सारे के सारा नगर पालिका पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये होता है पावर ऑफ अटर्नी, मतलब बेचने तक की पावर नगर पालिका के पास आ जाती है, उसे बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। तो ये तरीके हैं कौन सी संपत्ति को प्राप्त कर सकती है, किस प्रकार प्राप्त कर सकती है, ये सारी डिटेल हमारी 67 के अंदर मिलती है। तो क्या पढ़ा अपन ने कि नगर पालिका किसी भी संपत्ति को अर्जित कर सकती है, धारण कर सकती है। किस संपत्ति को कर सकती है, नगर पालिका का अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों को कर सकती है। जंगम हो चाहे स्थावर हो, या संपत्ति में हित प्राप्त करना हो वो भी प्राप्त कर सकती है। दान के द्वारा, क्रय के द्वारा या अन्य कोई तरीका हो, वैध तरीका होना चाहिए, लीगल तरीका इलीगल तरीके से प्राप्त नहीं करेगी। तो ये सारे तरीके से 67 के तहत वो संपत्ति प्राप्त कर सकती है। फिर 68 आ जाता है जिसमें संपत्ति का निहित होना, मतलब नगर पालिका के पास और संपत्ति कौन कौन सी निहित रहती है उसके अंडर में। तो राज्य सरकार नगर पालिका को क्या करती है, संपत्ति को ट्रांसफर करती है। संपत्ति नगर पालिका को कौन देती है, राज्य सरकार ही देती है। और
नगर पालिका उसे किसके रूप में, न्यासी के रूप में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए, न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में उसको यूज करती है। और संपत्ति का क्या कर सकती है, डायरेक्शन करती है, उसको मैनेजमेंट करती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, नगर पालिका करती है। तो राज्य सरकार नगर पालिका को क्या ट्रांसफर करती है, संपत्ति देती है उसे, और वो संपत्ति को एज ए ट्रस्टी, एज ए न्यासी के रूप में काम लेता है, और संपत्ति को डायरेक्शन करना, प्रबंधन करना और उसका नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, नगर पालिका का होता है। क्लियर चीज। इसके बाद ये जो संपत्ति होती है नगर पालिका, तो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित संपत्तियों के अतिरिक्त समस्त संपत्तियां नगर पालिका के अधिकार में होती हैं। तो राज्य सरकार क्या करती है, मान लो ये नगर पालिका क्षेत्र, तो इसमें राज्य सरकार को लगता है ना कि ये वाली जगह मेरे को फ्यूचर में काम आ सकती है, या फ्यूचर में मैं यहाँ पर राज्य सरकार कुछ बनाना चाहती है, उसका कोई फ्यूचर प्लान है, तो इस संपत्ति को या 2-3 जगह ऐसी संपत्ति क्या कर सकती है, उन्हें आरक्षित कर देती है, रिजर्व कर देती है। किसके लिए, खुद के लिए। कौन, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार खुद के लिए ऐसी संपत्ति को रिजर्व कर लेती है ताकि इन फ्यूचर उसे कुछ ऐसी चीज़ें बनानी हो इंपॉर्टेंट, तो वो यहाँ पर बना सके, और नगर पालिका से वो फिर परेशानी ना हो, इसलिए ये आरक्षित कर लेती है। तो जो नगर पालिका को ट्रांसफर करती है राज्य सरकार, तो ये आरक्षित जगह है उनको छोड़कर बाकी संपत्ति ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी संपत्ति कौन कौन सी निहित होगी उसके बाद। ठीक है, फिर आ जाते हैं, लेकिन ट्रांसफर तो कर दी और वो यूज भी कर रहा है, लेकिन यदि राज्य सरकार को लगता है कि नगर पालिका, राज्य सरकार ने जांच की और पाया कि नगर पालिका संपत्ति का कुप्रबंधन कर रहा है, क्या कर रहा है, कुप्रबंधन, यानी संपत्ति को ढंग से यूज नहीं कर रहा है, उसको गलत तरीके से यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, या लीगल तरीके से किसी को ट्रांसफर कर रहा है, अगर कुप्रबंधन कर रहा है, या फिर राज्य सरकार को जनता के हित में लगता है कि यार मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, या कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो लोगों के लिए फायदेमंद है, या रोड बनानी है, तो उस कंडीशन में क्या करती है, राज्य सरकार नगर पालिका से वो संपत्ति क्या कर सकती है, अपने अधिकार में वापस ले लेती है। तो राजपत्र में एक गजट नोटिफिकेशन निकालती है कर जो सार्वजनिक भूमि है उसको अपने अधिकार में ले सकती है। आगे समझ में, तो अपन ने क्या पढ़ा है यहाँ तक, देखो समझाता हूँ मैं वापिस आपको। तो भाई सबसे पहले क्या होता है कि राज्य सरकार मेनली क्या करती है, नगर पालिका को संपत्ति ट्रांसफर करती है, और नगर पालिका इसका ध्यान रखती है किस तरह, एज ए ट्रस्टी ध्यान रखती है। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार ऑलरेडी पहले तो कुछ आरक्षित रख ही लेती है खुद के लिए, भाई आरक्षित कुछ रख लेती है, वो तो रख लिया और ट्रांसफर कर दी बाकी को। लेकिन अगर ये गड़बड़ करता है, कुप्रबंधन करता है, या राज्य सरकार को लोक हित, जनता के हित में अगर उस संपत्ति की जरूरत है, उस जगह की जरूरत है, तो वो वापस इससे ले लेती है और कुछ नहीं करती, गजट में एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जो संपत्ति है इसको वापस नगर पालिका से वापस अपने पास ले लेती है। ठीक है, तो ये हो गई राज्य सरकार की पावर, या राज्य सरकार और नगर पालिका के बीच में जो संपत्ति का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है। आगे समझ में, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार दिमाग में सेट होने की बात है। मैंने आपको बिल्कुल जितनी चीज़ें लैंग्वेज में मैं आपके लिए लिख सकता हूँ, जितने डायग्राम यूज कर सकता हूँ, बहुत मेहनत लगाता हूँ मैं, बहुत टाइम लगता है मुझे एक नोट्स बनाने में, मतलब क्लास बनाने में 1 घंटा लगता है, उसका नोट्स बनाने में 1 दिन लगता है। सिंपल लॉजिक है, इतना टाइम लगता है, पर लेकिन मैं उतना ही मेहनत करना चाहता हूँ क्योंकि आपको जितना ईजी वे में प्राप्त होगा और इसके अलावा आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ना हो, सबसे बेटर चीज़ ये है। क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में, पिछला एग्जाम्स में, जैसे अभी मेरा मेंस एग्जाम हुआ, ठीक है, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, ये और चीज़ बता देता हूँ आपको, फिर होगा कि हाँ अभी मेरा जो आरएस मेंस एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो साथी है, मेरा घनिष्ठ मित्र परवीन, उसका आरएस मेंस इस बार भी क्लियर हुआ है। अब मेरा नहीं होने की और उसका होने के बीच में जो मुझे मेजर डिफरेंस लगता है वो यही है कि मैं किसी एक जो नोट्स है या एक जो मेरा कंटेंट है उस पर स्टिक नहीं रह पाया, और उसका रीज़न ये था कि मेरे पास टाइम कम था और मेरे पास रिसोर्सेज बहुत सारा ऑटोमेटिकली आगे जनरेट हो गए, टेलीग्राम है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं और इतने हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपने ध्यान को डाइवर्ट किया, मैंने ईओआरओ प्लस आरएस मेंस दोनों को एक साथ, क्योंकि वो दोनों एक ही टाइम पे थे, मैं अपना ध्यान मैंने ईओआरओ रखा क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी मेंस की तैयारी उतनी, क्योंकि अपना माइंडसेट ऑटोमेटिकली बोल देता है। उस टाइम मैं अपनी जॉब में इनिशिएट गया ही था नया नया, तो मैं वहाँ पर भी ध्यान लगाना जरूरी था, ट्रेनिंग चल रही थी तो वहाँ बिजी था, तो मुझे लगा कि आरएस मेंस मेरे लिए थोड़ा टफ रहेगा, तो मैं ईओआरओ के लिए प्रीफर कर देता हूँ। तो वो जो 1-1.5 महीना था उसके अंदर ही मैंने प्रिपरेशन किया था, क्योंकि उससे पहले मैं आरएस प्री दे रहा था, ईओआरओ के लिए मैं उतना ही टाइम निकाला। तो वो टाइम जो मैंने वहाँ कंज्यूम किया तो वो मेरे लिए यार आरएस मेंस के लिए नेगेटिवली इम्पेक्ट कर दिया। फिर आरएस मेंस में जो बचा हुआ टाइम था, जो 80 दिन आसपास बचे थे मेरे पास, वो 61 दिन जो बचे थे, वो उसमें भी ये होगी नहीं होगी वाला सीन था, उसमें हो गया। बाकी ये कंटेंट वाले प्रॉब्लम्स, ये सब वजह से ये वाला जो मेंस है उतना अच्छा नहीं हो पाया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, जो मैंने मेजर जो देखा है ना, कि अभी मार्केट में 500 तरह का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है,
500 चीज़ें आप पढ़ते हो और फिर आपको 500 में से एक भी याद नहीं होती। मेरा लॉजिक कहता है कि आप एक पढ़ो और एक पे स्टिक रहो और एक को दोहराओ। अगर वो नहीं हो तो मेरी गारंटी है क्लियर, लेकिन वो एक इतना याद होना चाहिए। मेरा मानना ये होता है, मैं आंखें बंद करके जब तक उस कंटेंट को नहीं बोल लेता ना, मैंने एक पेज पढ़ा है और मैं आंख बंद करके उस पूरे कंटेंट को नहीं बोल पाया ना, इसका मतलब मेरे को वह याद नहीं है। जब तक आप इस एबिलिटी तक नहीं पहुंचोगे ना, तब तक ये 40 आउट ऑफ 40 नहीं आएगा। और मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर कंटेंट मेरा रहेगा तो मेरे कंटेंट में से 35 प्लस का कंटेंट तो मैं आपको दूंगा, हर कंडीशन में दूंगा। इससे कम तो मेरे इस कंटेंट से नहीं आने दूंगा, इतना तो मैं आपको कवर करके दूंगा। और अगर यहाँ 35 लाते हो ना आप, इसका मतलब आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाओगे। अगर आपका जीएस पोर्शन काफ़ी अच्छा है तो आप 100% यहाँ अच्छा अचीव कर पाओगे। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने टारगेट को फिक्स करें और उसके हिसाब से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। और बूस्ट मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सोचे कि नहीं आज नहीं पढ़ता हूँ कल पढ़ लेता हूँ, नहीं। आप चाहे दिन में पढ़ो 2 घंटे ही, लेकिन वो 2 घंटे फिक्स होना चाहिए, होने ही चाहिए। अब मेनली वैसे भी 2 घंटे कोई मायने नहीं रखता, कम से कम 8 घंटा अगर स्टूडेंट ही है, प्रॉपरली स्टूडेंट है। अगर वर्किंग है तो वो बात अलग है कि 2 घंटा सुबह निकालेगा, 2 घंटा शाम को निकालेगा, वो ऐसे टाइम निकाल पाता है। बाद में लास्ट में जब वो होता है तो एग्जाम्स के लिए छुट्टियाँ ले लेता है। और वैसे क्योंकि वो जॉब प्रोफाइल में यही चीज़ें शूट करनी पड़ती है, क्योंकि और ऑप्शन रहते नहीं हमारे पास, तो ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जब तक आपके पास टाइम है, स्टूडेंट लाइफ में हो और अच्छी जॉब की तैयारी कर सकते हो, बेस्ट टू बेस्ट आपकी एबिलिटी। देखो एबिलिटी, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट कमज़ोर या होशियार होता है, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। बस अगर आप 6 महीने किसी एग्ज़ाम को दे देते हो ना, तो कोई भी उसमें कमज़ोर नहीं है, कोई भी उसमें होशियार नहीं है। 6 महीने के अंदर आप कोई सी भी एग्ज़ाम, अगर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव की बात नहीं करता मैं, ऑब्जेक्टिव है तो आराम से क्लियर कर सकते हो। तो वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो इसलिए अपनी मेहनत को बरकरार रखें, अपने टारगेट को फिक्स रखें और उसके हिसाब से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। डाइवर्ट नहीं होना है अपने आप को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब तक अपने जो पढ़ा एक बार वापस बता देता हूँ कि भाई राज्य सरकार है वो नगर पालिका को संपत्ति ट्रांसफर करती है, नगर पालिका जो ऐसे ट्रस्टी काम लेती है। और इसके अलावा राज्य सरकार ऑलरेडी तो कुछ आरक्षित रख ही लेती है अपने लिए, साथ में अगर नगर पालिका कुप्रबंधन करती है या फिर लोकहित में उस संपत्ति की जरूरत है तो उस कंडीशन में नगर पालिका एक गजट में नोटिफिकेशन जारी करती है और वो संपत्ति को नगर पालिका से पुनः अपने पास ले लेती है, ठीक है। ये हो गई हमारी यहाँ तक की बात कंप्लीट। इसके बाद नगर पालिका के पास कौन कौन सी संपत्तियाँ निहित है अभी के टाइम पे, वो मैं आपको एक साथ एक लिस्ट है उसमें से आप पढ़ा देता हूँ, आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। मेनली देखो सारी संपत्तियाँ इसमें निहित है, कुछ नहीं है ना वो वाली मैं आपको अलग से बता दूंगा। मेनली ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं। देखो समस्त सार्वजनिक भूमि, ये सार्वजनिक जहाँ शब्द आ जाएगा वो तो ऑलरेडी नगर पालिका के पास मौजूद होनी है। तो समस्त सार्वजनिक भूमि नगर पालिका के पास होगी। समस्त सार्वजनिक जो परकोटे हैं, द्वार है, बाजार है, बूचड़खाने हैं, स्लोटर हाउस होते हैं, जो खाद्य व विष्ठा के डिपो है, प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन जो नगरपालिका निधि से निर्मित है। अगर नगरपालिका निधि से कोई चीज़ बनी हुई ना, वो तो नगरपालिका की होनी है। अगर आपने पैसा लगाया तो मकान आपका ही होगा ना, किसी और का थोड़ी हो जाएगा। तो वही है, तो नगरपालिका निधि से निर्मित जो भी चीज़ है वो उनकी होगी। इसके अलावा समस्त सार्वजनिक, सार्वजनिक शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको हर जगह। तालाब, जलधाराएं, जलाशय, कुंड, झरने, जल सेतु, नाली, सुरंगे, पाइप, पंप, समस्त पुल, भवन, इंजर, संक्रम। इसके अलावा सामग्री, वस्तुएं, किसी सार्वजनिक तालाब या कुएं के समीप भूमि, निजी संपत्ति जो निजी ना हो, निजी नहीं सार्वजनिक होनी जरूरी है। किसी मार्ग के पार्श्वस्थ या उसके नीचे समस्त सार्वजनिक मल नालियाँ, जनसंग्रह, सुरंगे, पुलियाँ, इसका मतलब जितने भी सार्वजनिक, देखो सार्वजनिक चीज़ लिखा हो, सार्वजनिक मार्ग, पटरियाँ, पत्थर, अन्य सामग्री, मार्गों में उपलब्ध कराए समस्त वृक्ष, परिनिर्माण उपकरण, वस्तुएं। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यान, बाग, चौक, सार्वजनिक खुली जगह, फिर नदियाँ, जलधाराएं, तालाब, सभी सार्वजनिक घाट। देखना फोकस करना है सार्वजनिक, सब ऐसी सरकारी भूमियाँ जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हो या बाहर, जिसमें राज्य सरकार सामान्य विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका को निहित करे। मैंने बताया था कि बाहर हो चाहे अंदर हो, अगर राज्य सरकार नगरपालिका को ट्रांसफर करती है, देती है, तो वो संपत्ति ऑटोमेटिकली नगरपालिका की हो जाएगी। समस्त सार्वजनिक लैंप, खंबे, उनके संबंधित उपकरण, समस्त सार्वजनिक, सरकारी तथा समस्त निजी भूमियाँ और भवन जो उसको दान द्वारा या अन्यत्र प्राप्त हुए। भाई अगर निजी है मेरी और मैंने नगरपालिका को ट्रांसफर कर दी या दान दे दी, तो वो किस पे आ जाएगी? सार्वजनिक हो जाएगी, नगरपालिका के पास हो जाएगी। मर्त शरीरों के निर्वर्तन के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान उसको छोड़कर जो इस निमित्त विशेष विधि द्वारा साबित, ये थोड़े अलग है। बस सार्वजनिक तो सारे के सारे जितने भी समाधान वाले एरिया होते हैं, स्थान होते हैं, वो सारे के सारे किसके पास जाएंगे?
नगर पालिका के पास रहेंगे। पर अगर किसी स्पेशल लॉ से कोई बनाया अलग तो वो थोड़ा बाहर रह जाएगा, ठीक है, तो स्पेशल वाली कंडीशन हो जाएगी। सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर संग्रहित सभी ठोस अपशिष्ट जिसमें मृत पशु जो पक्षी है वो भी शामिल होते हैं, तो वो सारे किसके पास होते हैं? नगर पालिका के पास होते हैं। सभी भटके हुए जानवर जो कि प्राइवेट व्यक्ति के नहीं है वो सारे के सारे। तो इसके अंदर एक जो कॉमन शब्द है वो कौन सा था? सार्वजनिक। इस पे बहुत अच्छा आपको फोकस करके रखना, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल रखता है सार्वजनिक शब्द। तो ये मेनली हमने कौन सी धारा पढ़ी? धारा नंबर 68 कंप्लीट हो गया, संपत्तियों का निहित होना। फिर बात करते हैं हम धारा नंबर 68A, जिसमें नगरपालिका भूमि का अधिकार निहित होना। भाई नगरपालिका में कौन कौन सी भूमियों का अधिकार निहित है उसकी बात हम करेंगे इसके अंदर। एक जो नहीं है उसको सबसे पहले मैंने लिख दिया है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 के तहत जो नजूल भूमि है उसे छोड़कर समस्त भूमि का उपयोग, वयन, निस्तारण, मतलब उसको यूज करना, निस्तारण मतलब डिस्पोजल करना, वयन करना, तो उसको उपयोग करना, उसको डिस्पोजल करने का अधिकार किसके पास होता है? नगरपालिका के पास होता है। और जो व्ययन है वो नगरपालिका उसका विकास करके भी कर सकती है या फिर उसको विकास किए बिना भी, जैसे मान लो कोई खाली जगह पड़ी है तो उसको डायरेक्टली भी डिस्पोज कर सकती है, किसी को बेच सकती है, विक्रय करना, आवंटन करना, ये काम कर सकती है बिना विकास। विकास मतलब उसमें बिल्डिंग वगैरह बनाए बिना। और उसका विकास करके भी उसे क्या कर सकती है? व्ययन कर सकती है। या तो विकास स्वयं नगरपालिका खुद कर लेगी या नगरपालिका के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में किसी और से, एजेंसी से, किसी से, बिल्डर से, किसी से करवा सकती है। आगे समझ में इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो मैं समझा देता हूँ क्या है। इसमें बोल रहा है कि नगरपालिका के पास किस भूमि पर, जो भूमि है उसके पास है, भाई जो भूमि उसके पास है उस भूमि पर उसको कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन से अधिकार होंगे, इसकी बात हो रही है। भाई जो नगरपालिका के अंदर अपने ऊपर पड़ गया है ना भूमियाँ, उनके अंदर उसके पास कौन कौन से अधिकार है। तो उसके पास मान लो जो भूमि है उस भूमि को डायरेक्टली किसी को वैन यानी बेच सकता है, खरीद, डिस्पोज यानी उसको कुछ और काम में ले सकता है, यूज उपयोग में लेना किसी भी तरीके से, ये दोनों काम किए जा सकते हैं। या तो डायरेक्टली जो खाली भूमि पड़ी उसको डायरेक्टली यूज ले लो, या फिर जो भूमि है उस पर कोई बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बना के उसे यूज ले सकता है, यानी विकास करके भी यूज ले सकता है। यहाँ विकास किए बिना यूज ले रहा है। जो विकास है या तो भाई नगर पालिका के पास शक्ति है कि हाँ वो करा सकती है खुद के काम खुद, तो नगर पालिका खुद वो काम कर लेगी। या फिर उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है तो वो किसी एजेंसी को, कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देके वो विकास वाला काम करवा सकती है। तो ये वाली बात इसके अंदर लिखी हुई है कि भाई नगर पालिका के पास भूमि है तो उस भूमि पर उसको कौन कौन से अधिकार है, तो वो भूमि को उपयोग ले सकता है, उसका व्ययन कर सकता है, विकास करके भी कर सकता है, विकास किए बिना भी कर सकता है, विकास स्वयं भी कर सकता है और किसी एजेंसी के माध्यम से करवा सकता है। ठीक है। किसी भूमि का नहीं कर सकता तो वो कौन सी है? नजूल भूमि। कौन सी भूमि है? नजूल भूमि। तो आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं मैं आज आपको। नजूल भूमि एक्ट है, धारा 103 कौन सी है? धारा 103 किसकी? भू राजस्व एक्ट कौन सा? 1956। तो इसको बताओ, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नजूल भूमि क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप समझा भी सकते हो वहाँ पे, या आप टेलीग्राम पे हमें बता सकते हैं, ठीक है, अपने डिस्कशन वाले चैनल के अंदर। तो ये बताओ आप हमें, आज के लिए होमवर्क दिया है मैं, देखते हैं हम कितने स्टूडेंट्स पर्सनली कनेक्ट करते हैं हमसे, ठीक है। फिर चलते हैं हम धारा नंबर 69 पर। इसमें क्या लिखा है? करार यानी कॉन्ट्रैक्ट, विनिमय, पट्टा, विनिमय मतलब ट्रांसफर, फिर अनुदान आदि नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन, मतलब इन तरीके से हम नगरपालिका वो संपत्ति प्राप्त कर सकती है। तो करार द्वारा या तो स्थावर संपत्ति का अर्जन कर सकती है। स्थावर संपत्ति में सुखाधिकार समझ में आता है क्या होता है? मतलब उससे जो जो फायदे हो सकते हैं वो नगरपालिका ले सकती है। फिर विनिमय द्वारा कोई संपत्ति को अर्जित कर सकती है। पट्टे द्वारा स्थावर संपत्ति को क्या कर सकती है? किराए पे ले सकती है। दान द्वारा चल संपत्ति हो, चाहे अचल संपत्ति हो, चाहे कोई पैसा हो, इनकम हो, उन सभी के रूप में उसे प्राप्त कर सकती है। आगे समझ में? तो किस किस तरह? करार, विनिमय, पट्टा, चार चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। करार, विनिमय, पट्टा, दान। करार, विनिमय, पट्टा, दान, इन 4 तरीकों से संपत्ति अर्जित कर सकती है नगरपालिका। इसके अलावा न्यासी बन सकती है। कैसे? तो धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 या फिर भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत नगरपालिका किसी संपत्ति की न्यासी यानी ट्रस्टी बन सकती है। ठीक है। यानी कौन कौन से एक्ट है दोनों वापिस देख लो आप। धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 का है, इसके अलावा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का है। इनके तहत क्या कर सकती है नगरपालिका? किसी भी संपत्ति की न्यासी बन सकती है। न्यासी मैंने आपको समझा दिया है, ट्रस्टी मैंने आपको समझा दिया, तो वो न्यासी बन सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट धारा आती है, वो है 69A। 69A अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो ए बी कैक है, तो ये आता है। इसमें क्या है? उसका सब पार्ट होता है, यानी बाद में ऐड की गई होती है ये धारा है भाई। 69A आ रहा है तो इसका मतलब 69 से रिलेटेड है, लेकिन उसके
जब एक्ट बन गया उसके बाद संशोधन के माध्यम से उसे जोड़ा गया है, इसलिए इनके आगे ए बी सी ऐसा आता है। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। तो धारा 69A ये क्या कहती है, कतिपय यानी कुछ भूमि, कतिपय यानी होता है कुछ, तो कुछ भूमियों में अधिकारों का अभ्यर्थन सरेंडर करना, सरेंडर की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना। तो क्या करती है, नगरपालिका द्वारा जारी पट्टे के अलावा, मान लो नगरपालिका ने जो पट्टे जारी कर दिए उसको तो हटा दो, उसके अलावा कोई कृषि भूमि पड़ी हुई है भाई जिसका पट्टा नहीं है, ऐसी कोई एग्रीकल्चर लैंड जिसका पट्टा है ही नहीं मौजूद, वो भूमि या फिर अन्य कानून के तहत भूमि का आदेश या पट्टा हो, एक्ट के जो हमारा नगरपालिका अधिनियम उसके तहत तो उसे पट्टा नहीं मिला है, लेकिन किसी और एक्ट के तहत उसे पट्टा मिला हुआ है या किसी भूमि का आदेश मिला हुआ है, आदेश या पट्टा एक ही है, आदेश या पट्टा मिला हुआ है किसी और एक्ट के तहत और उसको इस एक्ट के तहत लाना है, या फिर एक तो ये है ये वाली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये वाली है, यानी जिस पर नगरपालिका ने पट्टा जारी नहीं किया, या तो पट्टा हो ही ना या फिर किसी और एक्ट के तहत पट्टा है, तो इन दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे, तो स्वामी क्या करेगा, नगरपालिका के पक्ष में अपने अधिकारों का समर्पण करेगा, यानी अपने अधिकार जो अपने भूमि में जितने भी अधिकार है वो नगरपालिका के पास वो बोलेगा कि भाई साहब जो भी मेरी भूमि में अधिकार है मेरे, वो मैं आपको देता हूँ। फिर क्या होगा, फिर नगरपालिका स्वयं स्वामी से फीस और प्रभार यानी पैसे लेगी, और पैसे लेकर पूर्ण स्वामित्व पट्टा यानी अब पूरी तरह से तुम स्वामी हो, वो खुद बोलेगी तूने मेरे को पैसे दे दिए तो मैं ज़मीन तेरे को दे देती हूँ, तो वो ज़मीन फिर उसको दे देते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण स्वामित्व, अब तू पूरी तरह से इसका स्वामी, तो पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर देती हैं। तो अब ये प्रोसेस समझ में आ गया आपको क्या है, ये अच्छे तरह से समझ लो आप। देखो मैं आपको यहाँ वापस एक बार समझा देता हूँ। भाई कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास ये वाली ज़मीन है और एक व्यक्ति ये है और इसके पास ये ज़मीन है। इस व्यक्ति के पास जो ज़मीन है इसका नगरपालिका ने पट्टा नहीं दिया है अब तक, ऐसी कोई ये कृषि भूमि है, ठीक है, तो ऐसी कृषि भूमि जिसका नगरपालिका ने पट्टा अभी तक नहीं दिया है, ये उसके पास पट्टा नहीं है। फिर एक ये भूमि है जिसमें किसी और एक्ट के तहत, किसी अन्य एक्ट के तहत उसने क्या लग रखा है, पट्टा तो है इसके पास लेकिन इस एक्ट नगरपालिका वाले एक्ट के तहत नहीं है, लेकिन नगरपालिका एक्ट के तहत नहीं है, किसी अन्य एक्ट के तहत है। तो क्या होगा, तो दोनों ही कंडीशन में इसको क्या करना होता है, जो अपना अधिकार है, जो अपना भूमि अधिकार है, भूमि का अधिकार, वो क्या करेगा, ये नगरपालिका को ट्रांसफर करेगा। किसे ट्रांसफर करेगा, नगरपालिका को सरेंडर करेगा। क्या करेगा, सरेंडर करेगा। सरेंडर शब्द इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्पण करेगा। तो और फिर नगरपालिका क्या करती है, उससे तो लेती है पैसे, क्या तू दे मुझे पैसे, तो ये व्यक्ति क्या करता है, इसको देता है फीस, जिसे फीस और चार्ज बोलते हैं, फीस और चार्ज देगा, और फिर नगरपालिका इसे क्या करती है, पट्टा जारी कर देती है। कैसा, पूर्ण स्वामित्व वाला, कि अब तू पूरी तरह से स्वामी है, पूर्ण स्वामित्व को पट्टा जारी कर देती है इस व्यक्ति को, और इसके पास पूरा पट्टा जाता है और फिर कंप्लीटली उस भूमि के ऊपर किसी भी तरीके से यूज ले पाता है। ठीक है, तो ये है हमारा 69A। अच्छे समझ में आया, ठीक है, आगे चलें। ओके, चलो आ जाते हैं हम धारा नंबर 70 पे। 70 के अंदर भूमि का अनिवार्य अर्जन है। क्या है, भूमि का अनिवार्य अर्जन। ये क्या होता है, देखो इसमें मेनली अगर मान लो नगरपालिका को इमरजेंसी में कोई भूमि की ज़रूरत है, सड़क बनानी है, पार्क बनाना है, या कुछ और अन्य संरचना जो लोक हित में ज़रूरी है वो बनानी है, तो उस कंडीशन में वो क्या करती है। अब देखो आपने देखा होगा कि राज्य सरकार भी बहुत जगह जहाँ ज़रूरत होती है निजी संपत्तियाँ खरीदती है, DLS रेट पे खरीद के उससे DLS रेट के 10 गुना 15 गुना ऐसे पेमेंट दे दो के सरकार कृषि किसानों से या फिर अन्य जो भूमि है वो प्राप्त करती है। तो वो क्या होता है, नगरपालिका के पास ये वाला अधिकार नहीं होता अर्जन का। आपने एक एक्ट भी पढ़ा होगा, भूमि अर्जन अधिनियम। उस एक्ट के तहत क्या करती है, राज्य सरकार नगरपालिका के लिए क्या करती है, भूमि अर्जित करती है। और नगरपालिका जो भूमि अर्जित की है, भाई पैसे तो कौन देगा, नगरपालिका के लिए अर्जित की। जैसे ऐसे समझ लो कि एक व्यक्ति है और इसको पैसे की ज़रूरत है, मतलब आपका दोस्त, आपको उसको पैसे की ज़रूरत है, उसने आपसे मांगा कि यार मेरे को पैसे दे दे, पैसे दिलवा दे किसी से, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करके बैंक से उसे लोन दिलवा दिया, बैंक से उसे लोन दिलवा दिया। अब लोन चुकाएगा तो वही व्यक्ति ना जिसने लोन लिया, आपके दोस्त। भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट था लोन बैंक में, तो आपने उस दोस्त के सिविल में थोड़ा एडजस्टमेंट करके और उसको लोन दिलवा दिया, तो लेकिन चुकाएगा तो वही व्यक्ति। इसका मतलब यही है ना कि भाई नगरपालिका के अनुरोध करने पर भूमि का अर्जन किसने किया, राज्य सरकार ने। तो भूमि अर्जित की, अर्जित करके इसने नगरपालिका को दे दी। फिर नगरपालिका क्या करेगी, उसके पैसे भी तो राज्य सरकार को देगी, ताकि राज्य सरकार जिनसे जमीन ली है उनको लौटा सके। तो वही काम हो रहा है यहाँ पर। मुआवजा और जो प्रभार है उसका शुल्क किसे देती है, राज्य सरकार को देती है। ठीक है, और जो अर्जित करेगी संपत्ति वो नगरपालिका के भीतर भी और बाहर भी कहीं पर भी अर्जित कर सकती है। ओके, और किस एक्ट के तहत, तो इसका पुराना एक्ट तो 1894 का था, अब नया एक्ट आ गया 2013 का। उस एक्ट के तहत
राज्य सरकार भूमि का अर्जन करती है। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, दो चीज़ समझ में आना है भाई। एक तो राज्य सरकार क्या करती है, अगर नगर पालिका बोलती है भाई साहब के अनुरोध करने पर भूमि का अर्जन करती है। अर्जन कहाँ कहाँ से करेगी, तो अर्जन करती है या तो नगर पालिका के अंदर या अंदर नगर पालिका के बाहर से भी कर सकती है। इसके अलावा किस एक्ट के तहत करती है, तो एक तो है 1894 का है पुराना एक्ट, तो लेकिन हम नया एक्ट आ गया 2013 का। इन एक्ट के तहत क्या कर सकती है, भूमि का अर्जन जो राज्य सरकार है वो करती है। फिर अर्जित कर ली, उसके बाद अर्जित करके संपत्ति किसको ट्रांसफर कर देती है, नगर पालिका को ट्रांसफर कर देती है। और नगर पालिका इस संपत्ति के बदले इसे पैसे यानी प्रभार और फीस दोनों देता है, मुआवजा जिसे बोलते हैं, मुआवजा मिलता है ना भूमि के बदले, तो वो ट्रांसफर करती है। तो ये इसकी पूरी राम कथा है, आपको समझनी सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें। बस ये कौन किसे देता है, कैसे ट्रांसफर होती है, कौन से एक्ट के तहत होती है, इतनी सी चीज़ें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आगे आएंगे कुछ जो हमें बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, समझना के तो नहीं है इतना। समझने वाली चीज़ें ईजी लगती है मुझे, जो रटना वाला है ना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें एग्जैक्ट हमें याद रखनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। फिर आ जाता है हमारा धारा नंबर 71, कतिपय कुछ भूमियों का आवंटन। कुछ भूमियों का आवंटन वो क्या होता है, तो किस भाई आवंटन का मतलब होता है कि नगर पालिका अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को, किसी किन्हीं लोगों को ट्रांसफ़र करती है। और वो किस प्रकार से ट्रांसफ़र करेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो कौन सी भूमियों को तो ट्रांसफ़र करेगी, सबसे पहली बात तो यही भाई, कौन सी भूमियाँ देगी वो, तो नगर पालिका के निस्तारण हेतु रखी गई जो भूमियाँ हैं भाई। नगर पालिका के पास डिस्पोजल के लिए कुछ भूमियाँ होती है, मैंने आपको बताया था ऊपर भी, व्ययन के लिए या फिर उपयोग कर सकती है कुछ भूमियों का, है ना। वो भूमि डिसाइड कौन करेगा, तो ऐसे होती है वो देखो, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A के अधीन नगर पालिका के निस्तारण हेतु रखी गई जो भूमियाँ हैं, उन भूमियों को नगर पालिका क्या करती है, किसको देगी, किन्हें देगी, तो नगर पालिका द्वारा जो धारा 71 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति है उनको तो क्या कर सकती है, भूमि का आवंटन करती है। और वो बदले में वो आदमी उनसे क्या देंगे, तो उसको जो प्रीमियम है, जो पैसे हैं, वो उसको दे देते हैं। और जो ये प्राप्त की गई समस्त राशि, जो पैसे प्राप्त होंगे, वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्य के पास भी जाएंगे और नगर पालिका के पास भी जमा होंगे। आया कुछ समझ में, नहीं आया वापस समझाऊँ, ठीक है। देखो ऐसा है खेल, ऐसे समझना आपको ये खेल कि भाई तीन चीज़ें होंगी ना भाई, आवंटन हो रहा है यानी किसी को नगर पालिका क्या कर रही है, अपनी ज़मीन किसी को दे रही है, किसी दे रही है, किसी व्यक्ति को दे रही है। क्या दे रही है, ज़मीन दे रही है, दे रही है। तो पहली बात, ये ज़मीन कौन सी होगी, तो भू राजस्व एक्ट भू राजस्व एक्ट 1956 का, इसकी धारा है 90A, यही है 90A, ठीक है। तो इस एक्ट 90A में बहुत सारी ज़मीनों के नाम लिखे हैं, लिस्ट बनी हुई है। उन संपत्तियों को क्या कर सकती है नगर पालिका, किसी को आवंटित कर सकती है। पहली बात तो कौन कौन सी ज़मीन जाएगी, ये बात हो गई। फिर किस व्यक्ति के पक्ष को जाएगी, तो जो धारा 71 में लिखे हुए ना विनिर्दिष्ट, उन व्यक्तियों के पास ट्रांसफ़र होगी। ये बात समझ में आ गई। नगर पालिका को ट्रांसफ़र कर दी, और ट्रांसफ़र करने के बाद व्यक्ति क्या देगा, इसको पैसे देगा। क्या देगा, पैसे। लेकिन आपको पता हो तो नगर पालिका तो सिर्फ ट्रस्टी है, तो फिर ये ज़मीन कैसे दे रहा है, तो ये जो ज़मीन दे रहा है नगर पालिका, जो ज़मीन दे रही है, उसके पैसे भी बटेंगे भाई, राज्य सरकार के भी जाएंगे और नगर पालिका के पास भी जाएंगे। तो ये जो पैसे मिले हैं ना, ये अपने को, ये वाले ये पैसे नगर राज्य सरकार के पास और नगर पालिका के पास जाएंगे। और किस अनुपात में जाएंगे, किसको कितने मिलेंगे, ये कैसे पता चलेगा, तो ये भी राज्य सरकार ने बता रखा है। तो राज्य सरकार के द्वारा बताए गए अनुपात के अंदर ये जो पैसे हैं वो बांटे जाएंगे। आया कुछ समझ में, अब तो आया होगा, वापस समझाओ एक बार, वापस देखो भाई। कुछ ज़मीन है जो नगर पालिका को किसको देनी है, किसी आदमी को देनी है, आवंटित करनी है। मतलब क्यों, क्योंकि कुछ शर्तें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, इसी वजह से उसको आवंटित। कोई भाई ज़मीन लोगों की बसावट बनानी है या इंडस्ट्री के लिए किसी को ज़मीन आवंटित करनी तो करेगी। तो उस जो आवंटन होगा, ये जो आवंटन है, इसमें कौन सी ज़मीन जाएगी, तो भू राजस्व एक्ट 1956 की धारा 90A में जो ज़मीनें हैं वो ट्रांसफ़र करनी है। किसे करनी है, तो वो ज़मीन जाएगी किसके पास, हमारे किसी व्यक्ति को देनी है। और वो व्यक्ति की जो लिस्ट है वो हमारे 71 धारा के अंदर लिखी हुई है। फिर जो ज़मीन के बदले जो व्यक्ति पैसा देगा नगर पालिका को, वो पैसे भी दो जगह बटेंगे, राज्य सरकार के पास और नगर पालिका के पास। और किस अनुपात में बटेंगे, वह 10% मिलेगा नगर पालिका को, 20% मिलेगा या 30% मिलेगा, ये डिसाइड कैसे होगा, तो ये कौन करेगा, राज्य सरकार डिसाइड करती है भाई। ये आगे समझ में क्लियर, आगे चले। अब पढ़ते हैं हम धारा नंबर 72, ठीक है, 72।
नगरपालिका कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति निर्धारित राशि की सीमा तक संविदा कर सकता है। संविदा का भुगतान नगरपालिका के द्वारा किया जाएगा। ये क्या है? देखो, ये था ना कि नगरपालिका कार्य निष्पादन के लिए भुगतान, ये वाली बात थी। तो वो कैसे होता है? तो भाई नगरपालिका को कोई काम करवाना है, ठीक है, कोई काम करवाना है, और उसके लिए क्या हुआ, नगरपालिका क्या करती है, राज्य सरकार बोलती है, तो राज्य सरकार एक आदमी उसे दे देती है। तो राज्य सरकार ने कुछ आदमी नियुक्त कर रखे हैं, ठीक है, और वो नियुक्त व्यक्ति निर्धारित राशि की सीमा तक क्या कर सकता है, नगरपालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। नगरपालिका और इस व्यक्ति के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, काम खत्म कर दिया, काम खत्म करने के बाद नगरपालिका उसे क्या देगी, पैसे देगी। सिंपल बात है, यही चलता है। तो बस इसमें राज्य सरकार का इतना ही रोल है कि राज्य सरकार उस व्यक्ति को नियुक्त करती है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, ठीक है। इतनी सी एक स्पेशल चीज़ है, इसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ और है नहीं, ठीक है, ये समझ लेना है आपको। तो नगरपालिका है, वो कार्य का, किसी कोई कार्य करवानी है, वो राज्य सरकार के द्वारा कोई आदमी नियुक्त किया हुआ है, वो व्यक्ति जो नियुक्त हुआ है वो नगरपालिका के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ये व्यक्ति वो काम करता है, और काम करने के बदले नगरपालिका उसे क्या करती है, पेमेंट करती है। और वो कहाँ से करती है, नगरपालिका की जो निधि है वहाँ से उसको पेमेंट कर दिया जाता है। सिंपल बात। 72 में फिर आ जाता है हमारा धारा नंबर 73, जिसके अंदर ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट धारा है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी धारा भी है ये, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी इसके अंदर शामिल की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति का अंतःकरण या ट्रांसफर की। नगरपालिका सरकारी भूमि या नगरपालिका भूमि, एक तो वो, और साथ में जंगम या स्थावर संपत्ति, भाई या तो सरकारी भूमि को भी ट्रांसफर कर सकती है, नगरपालिका भूमि को ट्रांसफर कर सकती है, जंगम संपत्ति को ट्रांसफर कर सकती है, और स्थावर संपत्ति को भी ट्रांसफर कर सकती है। चारों चीज़ों को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन जो सरकारी भूमि है उसकी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई है कि ये वाली जो ज़मीन है वो सरकारी भूमि में आएगी। कौन कौन सी? तो धारा 68 के तहत जो नगरपालिका में निहित भूमि है, अपन ने पढ़ी थी, बहुत सारी भूमि है पढ़ी थी ना, कि सार्वजनिक पुल है, घर है, बूचड़खाने हैं, वो सभी इसके अंदर आते हैं। तो सरकारी भूमियों की जो लिस्ट थी वो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 68 में ये वाली बताई थी ना आपको, ये वाली बड़ी लिस्ट जिसमें सब सार्वजनिक लिखा हुआ है। तो ये सारी भूमियाँ सरकारी भूमि के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सी आती है वो भी देख लेते हैं अपन। ये तो आएगी साथ में भू राजस्व एक्ट धारा 3 में उल्लेखित जो भूमियाँ हैं वो इसके अंदर कौन सी, धारा 3 के तहत नजूल भूमि पढ़ी थी ना अपन ने, मैंने आपको बताया था 3 में नजूल भूमि, सॉरी वो तो 300 के अंदर है। जो नजूल भूमि वो तो 103 के अंदर है ना, वो 3 नहीं है। तो जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 3 के तहत उल्लेखित जो भूमि है वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के अधीन रखी गई भूमियाँ हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती है। तो सरकारी भूमियों में 68 वाली भूमियाँ, भू राजस्व एक्ट की धारा 3 वाली भूमियाँ, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के अधीन जो भूमियाँ रखी जाती है वो तीन भूमियाँ सरकारी भूमि के अंदर शामिल होती है। इसके अलावा नगरपालिका की भूमि तो जो नगरपालिका के पास निहित है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके अलावा जंगम स्थावर भूमियाँ क्या कर सकती है, नगरपालिका ट्रांसफर कर सकती है। किस द्वारा? पट्टे पर देना, पट्टे पर यानी किसी को लीज पर दे सकती है, किराए पर, विक्रय कर देना, बेच देना, नियमित करना, इसके अलावा आवंटित कर देना, किसी को आवंटित भी की जा सकती है, किसी को ट्रांसफर भी की जा सकती है, या अन्य कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है नगरपालिका उस दोनों के बीच में। तो पहले तो क्या कर रही थी नगरपालिका, अर्जित कर रही थी इससे पहले वाली धाराओं में। अब क्या कर रही है, बांट रही है, आवंटित कर रही है, या फिर लीज पर दे रही है, बेच रही है, कुछ भी कर रही है, मतलब अपने से दूर भेज रही है ज़मीन को, ठीक है। लेकिन ये सब करने से पहले क्या करना होता है, निर्धारित प्राधिकार द्वारा निर्धारित तरीके और निर्धारित शर्तों से चेक किया जाता है कि जो ये काम किया जा रहा है वो लीगल है या नहीं है। वैधता की जांच करने के लिए उसकी पुष्टि की जाती है, किसके द्वारा? व्यक्ति निर्धारित किया हुआ है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो व्यक्ति है उसके द्वारा निर्धारित तरीके से निर्धारित शर्तों की पुष्टि की जाती है, और पुष्टि हो जाती है, हो गई, फिर भी मान लो जो कुछ त्रुटि हो गई, भूल गया वो, यदि आवंटन में कोई अनियमितता पाई जाती है, कोई गड़बड़ पाई जाती है, तो राज्य सरकार क्या करती है, जांच करवाती है, और जांच के बाद जो आवंटन है उसको तो क्या कर देती है, रद्द करती है। कैसे करेगी? तो गजट में नोटिफिकेशन जारी करती है, राजपत्र में सूचना देकर उसे रद्द करती है। और रद्द करने के बाद क्या काम होगा, जो बंदा बैठा था ना संपत्ति लेके, उसको सबसे पहले संपत्ति से बेदखल किया जाता है और उसे अनाधिकृत अधिभोगी घोषित किया जाता है। किस एक्ट के तहत? तो राजस्थान लोक परिसर एक्ट 1964 के तहत उसे क्या किया जाता है, अनाधिकृत अधिभोगी घोषित किया जाता है। अनाधिकृत अधिभोगी यानी अनाधिकृत, जिसका अधिकार नहीं था और उसने क्या किया, अधिभोग यानी उसका उपयोग किया है, उसे बोलते हैं अनाधिकृत अधिभोगी, वो घोषित कर देते हैं,
ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ तक हमें सबसे पहले समझनी है। ठीक है, ये क्या था भाई, नगर पालिका क्या कर सकती है, अपनी संपत्ति का अंतरण यानी ट्रांसफर कर सकती है। उसके कौन कौन संपत्ति को कर सकती है, या तो कोई जंगम संपत्ति हो या स्थावर संपत्ति, दोनों का ही कर सकती है। इसके अलावा सरकारी भूमि का नगर पालिका भूमि दोनों का कर सकती है। सरकारी भूमियाँ कौन कौन सी होंगी, तो हमने पढ़ी 68 जो धारा है उसके अंदर सरकारी भूमियाँ लिखी हुई कुछ हमारे लिए। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम है 1956 का, उसकी धारा 3 के तहत कुछ भूमियाँ लिखी हुई है, वो ट्रांसफर कर सकती है। इसके अलावा जो राज्य सरकार के द्वारा अगर नगर पालिका को कोई नगर पालिका के अधीन में कोई भूमि है, वो वाली भूमि का भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किस किस तरीके से, या तो उसे किराए पे दे सकती है, या बेच सकती है, या विनियमित कर सकती है, आवंटित कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, या कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई उपबंध बनाकर और काम कर सकती है। लेकिन जो भी काम होगा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी है उसके द्वारा निर्धारित तरीके और शर्तों से उसकी जाँच की जाएगी। भाई जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ज़मीन जा रही है, वो सही तरीके से दी जा रही है, नहीं दी जा रही। मान लो उसे कोई त्रुटि हो गई और फिर भी कोई पाया गया, आवंटन अनियमित पाया गया, कब कि राज्य सरकार ने जांच की और देखा कि यार इसमें तो गड़बड़ है कुछ, और तो उस कंडीशन में राज्य सरकार क्या कर सकती है, जो आवंटन किया गया है, जो ट्रांसफर किया गया है, उसे रद्द कर देगी और उसकी नोटिफिकेशन गजट में नोटिफिकेशन कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो बंदा बैठा हुआ था उस जमीन पर, उस भूमि को लेकर, उसको सबसे पहले क्या करती है, संपत्ति से बेदखल करती है और उसे अनाधिकृत अधिभोगी घोषित किया जाता है। किस एक्ट के तहत, तो राजस्थान लोक परिसर एक्ट 1964 के तहत। खतरनाक रामायण, मजेदार, आया समझ में अच्छे से। ठीक है, अब कुछ स्पेशल बात कर लेते हैं। कुछ नोट है मेरा एक, वो देखो। तो नगर पालिका आवासन परियोजना या नगरीय परियोजना, अगर कोई नगर पालिका है और उसने कोई आवासन या नगर पालिका नगरीय परियोजना बनाई है बसावट के लिए, तो उसके क्रियान्वयन के लिए नगर पालिका भूमि अगर उसको क्रियान्वित करना है और नगर पालिका भूमि को पट्टे पे दे रही है या किराए पे दे रही है, आवंटित कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, उस कंडीशन में मतलब ये समझना है कि नगर पालिका ने कोई परियोजना बनाई, कोई प्रोजेक्ट बनाया, और उस आवासन का या नगरीय प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में नगर पालिका भूमि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ हो रही है, किराए पे जा रही है, या फिर उसको आवंटित करना है, ट्रांसफर कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उन सारी कंडीशन में जितने भी भूखंड होंगे ना, वो जो बनेंगे, मतलब जमीन लिए उसके ऊपर क्या बना रहे हैं, आवासन का मतलब भूखंड बनाए जाएंगे। जमीन, या तो जमीन बेचेंगे डायरेक्टली, या फिर उस पर मकान बनाकर बेचेंगे, यही होगा ना भाई, या तो भूखंड बिकेगा या फिर उसको घर, उस पर घर बनाकर बेचेंगे। तो जितने भी होंगे ना, उसका 20% किसको देना है, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को। एलआईजी समझ लेना है आपको, ईडब्ल्यूएस को और एलआईजी को। ईडब्ल्यूएस तो समझ में आता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, निम्न आय वर्ग यानी लो इनकम ग्रुप, एलआईजी। तो इनको ट्रांसफर की जाएंगे, जो 20% जो बनाए जाएंगे ना, वो सरकार द्वारा अधिसूचित रियायती दरों पर आवंटित। कैसे करेंगे भाई, बाकियों को मान लो 100 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो क्या करती है राज्य सरकार, इसमें बोलेगी भाई आपको इनको तो ना 80 में देना पड़ेगा, आगे समझ में, तो 180 में देगी। तो ये समझ में आना चाहिए ये वाली बात भी, कि नगर पालिका ने कोई प्रोजेक्ट रेडी किया, आवासन वाला या नगरीय परियोजना वाला, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या किसी एजेंसी को या किसी को, जैसे जेडीओ को क्या दे दिए, भूमि दे दी, लैंड दे दिया। अब भूमि दे तो दी, अब इस भूमि पर जितने भी चीज़ बनेगी ना, उसका 20% किसको जाएगा, ईडब्ल्यूएस के पास, एलआईजी के पास। कैसे जाएगा, रियायती दरों पर, और वो रियायती दरें कौन फिक्स करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। बस इतनी सी बात है, ये आपको समझ लेनी है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये हमारा 73। फिर आ जाता है 73A। 73A की बात कर लेते हैं। ट्रांसफ़र या अंतरण का पूर्ण स्वामित्व पट्टा आधार। ये क्या है, देखो, मतलब जब भी कोई ज़मीन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक तो या तो उसे स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व को पट्टा दे देते हैं कि भाई पूरी ज़मीन का स्वामित्व पूरा तुम्हारा ही है, या फिर क्या होता है उसे लीज पर देते हैं, पट्टे पे दे रहे हैं। अगर उसे किराए पे दे रहे हैं तो ये वाली कंडीशन बनती है, लीज पे, मान 200 साल की लीज पे दे दिया उसको, तो ये होता है लीज पट्टाधि लीज पर देना। और पूर्ण स्वामित्व पट्टा यानी उसको 100% ओनरशिप दे दी, ये हो जाता है। ये अगर लीज पर दिया हुआ है 100 साल की और उसे पूर्ण स्वामित्व पट्टे में ट्रांसफ़र करवाना है उसे, तो कैसे कराएगा, तो उसे एक रूपांतरण शुल्क देना होता है। ये शुल्क देकर वो क्या करा सकता है, जो ये लीज वाली है इसे स्वामी वाली में ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी किराएदार से स्वामी बन सकता है। लेकिन उसे क्या देना होगा, ये वाली फीस देनी पड़ती है, रूपांतरण शुल्क। किसे देगा, नगर पालिका निधि में जमा करवाने होता है। ठीक है, तो 73A में यही लिखा है कि अंतरण का पूर्ण स्वामित्व पट्टा आधार कैसे प्राप्त करेगा। तो जो 71 और 73 के तहत भूमि अंतरित की जाती है, जो ट्रांसफर की जाती है, उस कंडीशन में या तो उसे पूर्ण स्वामित्व पट्टा मिलता है या लीज पर लेता है। वो अगर लीज पे लेता है और उसे पूर्ण स्वामित्व में जाना है तो उसे रूपांतरण शुल्क देना होता है।
सिंपल बात, कोई है ही नहीं टेंशन वाली बात इसमें, तो ईजी है। फिर आप बस लैंग्वेज थोड़ी टफ है, हर शब्द का अगर मतलब समझ में आता है तो आप लिए बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। फिर आता है हमारा 73B। ये क्या कहता है कि आवंटन या पट्टा विलेख, या तो आवंटित किया गया, ट्रांसफर किया गया वो, या पट्टा जो हमें जारी किया है उसका क्या कर सकते हैं हम, संहरण यानी रद्दीकरण, उसे क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मान लो किसी ने झूठी घोषणा या झूठे डॉक्यूमेंट देकर क्या करा ली, नगर पालिका से संपत्ति अपने नाम आवंटित करवा ली, प्राप्त कर ली, तो नगर पालिका क्या करती है, उसे 7 दिन का नोटिस देती है और पट्टे को रद्द कर देती है। भाई 7 दिन का नोटिस देगी कि भाई 7 दिन के अंदर या तो बता ये दस्तावेज कैसे नकली कैसे है, या इसके अगर सही तुम्हारे पास है तो वो भेजो हमें। तो 7 दिन का नोटिस देती है, और 7 दिन के अंदर वो नहीं करता है तो उसके बाद उसका पट्टा है वो रद्द कर देती है। पर अगर व्यक्ति को लगता है यार मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो 7 दिन में जो काम, फिर वो क्या कर सकती है, वो व्यक्ति जो नोटिस आया है उस दिन से 15 दिन के अंदर अवधि में राज्य सरकार को या उसके द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। लेकिन ये जो अपील है वो किसको नहीं करेगा, सिविल न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, सुनवाई नहीं हो सकती सिविल न्यायालय। वो तो कहाँ होगी, तो राज्य सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसी के पास आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं उसके पास। यानी किसी ने गलत डॉक्यूमेंट, मिथ्या घोषणा, मिथ्या यानी झूठी घोषणा करके, झूठे डॉक्यूमेंट दिखाकर अगर आवंटित करवा ली है जमीन और नगर पालिका को ऐसी सूचना का पता चलता है, तो नगर पालिका 7 दिन का उसे नोटिस देती है कि भाई 7 दिन के अंदर बता भाई तूने ये क्या किया है। अगर वो बता देता है तो ठीक है, और नहीं बताता है तो उसका पट्टा है वो रद्द कर दी जाती है। अगर पट्टा रद्द हो जाता है तो वो 15 दिन के अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है कि भाई साहब मेरा पट्टा रद्द कैसे कर दिया। और अपील कहाँ करेगा, तो राज्य सरकार ने क्या है, या तो उसके पास खुद कर सकते हैं राज्य सरकार के पास, या फिर उसके द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है उसके पास ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। सिंपल बात ये, ठीक है। तो ये हमारा 73B कंप्लीट होता है हमारा यहाँ। फिर हमारा आता है सेकंड लास्ट 74, स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र की बात होती है यहाँ पर। भाई स्थावर जो नगरपालिका संपत्ति है उसकी तालिका कैसे बनेगी, उसके मानचित्र कैसे डिजाइन किया जाएगा। तो क्या होता है, तो नगरपालिका क्या करती है, जो स्टार्टिंग में तो जब अधिनियम प्रारंभ हुआ था ना, तो अधिनियम प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका को निदेशक स्थानीय निकाय को क्या करके देना पड़ा था, पूरा मानचित्र और जो तालिका है वो बना के देनी पड़ी थी। और मान लो नगरपालिका, और दोबारा कब देनी पड़ती है, मेंटेन करने। इसके अलावा अगर उसको अपडेट किया है, मान लो उसके अंदर कोई स्थावर संपत्ति एक्स्ट्रा ऐड हुई है, कोई जमीन एक्स्ट्रा ली है या उसने किसी को दी है, उन दोनों ही कंडीशन में क्या करती है, अपडेट हो जाएगी चीज़। भाई या तो दी है तो कम हो जाएगी, अगर ली है तो बढ़ जाएगी। तो उन दोनों कंडीशन में अपडेट हुई, अपडेट होते ही फिर क्या करेगी, नगरपालिका निदेशक स्थानीय निकाय को भेजनी होती है। लेकिन मान लो कि नगरपालिका की जो स्थावर संपत्ति है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब इस साल ना तो किसी को दिया है ना कोई चीज़ ली है, भूमि ली है, यानी स्थावर संपत्ति में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, सीएमओ जो हमारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है वो क्या करेगा, उसका एक क्या बनेगा, एनुअल रिपोर्ट बनाएगा और बनाकर किसको भेजेगा, एक तो नगरपालिका के सामने पेश करता है और दूसरी एक कॉपी उसको निदेशक स्थानीय विभाग के पास भेजता है। आगे समझ में, तो क्या करता है, कैसे होता है कि भाई जो भी स्थावर संपत्ति, स्थावर वाली कंडीशन याद होनी चाहिए। स्थावर का मतलब होता है जो चीज़ परमानेंट होती है, जैसे कि भूमि, लैंड, कोई भवन है, ऐसी चीज़ें। तो स्थावर संपत्ति है, स्थावर संपत्ति की तालिका और उसका मैप ये रेडी रखना होता है, जैसे कि हमारे पटवारी जी रखते हैं। स्थावर संपत्ति को बनाएंगे, ये मैप जब एक्ट लागू होता है, उस एक्ट लागू होने के 1 वर्ष के भीतर, मतलब अगर कोई नई नगरपालिका बनाई है तो उस नई नगरपालिका को 1 वर्ष के भीतर क्या करना होता है, वो लिस्ट बनाकर किसको देनी होती है, स्थानीय निकाय को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डायरेक्टर को देनी होती है। ठीक है, और अगर उसमें कोई अपडेट आता है तो उस कंडीशन में भी इसे नगरपालिका को ही स्थानीय निकाय के उसको भेजनी होती है, डायरेक्टर को। लेकिन अगर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, उस कंडीशन में क्या होता है, सीएमओ भाई साहब एक उसकी रिपोर्ट बनाता है, एनुअल रिपोर्ट, कि भाई इस बार कोई चेंज नहीं हुआ है। उसकी रिपोर्ट बनाकर एक तो देता है नगरपालिका को, और उसकी एक कॉपी किसको भेजी जाती है, वही निदेशक स्थानीय विभाग को भेजी जाती है। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर सिंपल लॉजिक वाली है, कोई माथापच्ची है नहीं। फिर आता हमारा लास्ट 75, इसमें क्या है, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित नगरीय भूमि या निजी संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण करना। कौन करेगा, तो नगरपालिका करती है, साथ में जो भी उससे संबंधित विभाग है या फिर जो अधिकारी है उससे परामर्श करती है कि हाँ भाई ये कौन रिकॉर्ड है वो सही है या नहीं है। तो उस हिसाब से उनका जो रिकॉर्ड है वो संभाल के रखा जाता है, किसके पास, नगरपालिका के द्वारा नगरपालिका के पास रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी धारा 75 है। ठीक है, अब हम इसका एक बार रिकेप मार लेते हैं फटाफट हमारी धाराओं का, इंपॉर्टेंट है भाई धाराएं, रिकेप करना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले पढ़े हमने 67
इसके अंदर क्या पढ़ा हमने कि भाई संपत्ति किस प्रकार से अर्जित कर सकती है, धारण कर सकती है, उसकी नगरपालिका की संपत्ति क्या है, नगरपालिका की पावर क्या है इसमें। तो भाई नगरपालिका पावर ये है कि नगरपालिका के अंदर या नगरपालिका के बाहर वो क्या कर सकती है, ऐसी संपत्ति को अर्जित कर सकती है, चाहे वो जंगम हो, चाहे स्थावर या अन्य कोई हित उसके अंदर हो, वो धारण कर सकती है। दान द्वारा, क्रय द्वारा, अन्य कोई वैध तरीका है उसके द्वारा ये जमीनें प्राप्त कर सकती है। उसके बाद आती है हमारे धारा नंबर 68। इसके अंदर संपत्ति का निहित होना, कौन सी संपत्तियां निहित होगी। तो राज्य सरकार क्या करती है, नगरपालिका को आरक्षित संपत्ति जो भी जमीन है, आरक्षित संपत्ति के अलावा सारी संपत्ति नगरपालिका को ट्रांसफर कर देती है और नगरपालिका उसे एज ए ट्रस्टी काम में लेती है। उस पर डायरेक्शन, प्रबंधन और नियंत्रण करने का काम उसका ही होता है। लेकिन अगर नगरपालिका उसका कुप्रबंधन करती है या लोक हित में उस जमीन की जरूरत है तो उस कंडीशन में राज्य सरकार वो जो सरकारी भूमि है वो अपने पास ट्रांसफर कर लेती है, अपने पास वापस ले लेती है। ठीक है, कौन कौन सी है, तो जहाँ जहाँ सार्वजनिक लगा हुआ सारे मामले इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर आता है 68A, वो क्या है, तो नगरपालिका के पास जो भूमि का अधिकार है, तो कौन कौन से अधिकार नगरपालिका के पास मौजूद होते हैं। तो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 के तहत जो नजुल भूमि है, जिसकी डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालनी है, वापस याद दिला रहा हूँ, भूलना नहीं है, होमवर्क जल्दी भूल जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो नजुल भूमि को छोड़कर जो भूमि है उन सभी भूमियों के अधिकार क्या क्या रहेंगे उसके लिए, तो समस्त भूमि का उपयोग और वैन, यानी सभी जो भी भूमि है उनका यूज भी कर सकती है, उसको डिस्पोजल भी कर सकती है, या तो उसका विकास करके उस पर कुछ भवन वगैरह बना के भी कर सकती है और बिना बनाए भी कर सकती है। भवन या तो स्वयं भी बना सकती है या फिर एजेंसी से बना सकती है। ठीक है, इतना ही है। इसके अलावा 69 क्या बोलता है, तो अगर करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान के द्वारा क्या कर सकती है, नगरपालिका संपत्ति का अर्जन कर सकती है। इसके अलावा धार्मिक न्यास एक्ट 1920 और धार्मिक व भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के तहत भी किसी संपत्ति की न्यासी भी बन सकती है। सिंपल, आगे चलें। 69A, इसमें क्या है, कुछ भूमियों के अधिकारों के सरेंडर करके पट्टा विलेख जारी करा सकती है। मतलब अगर पट्टा प्राप्त करना है तो क्या होगा, किस किस पर प्राप्त कर सकती है। पहली बात तो ये, तो नगरपालिका ने जिस एग्रीकल्चर लैंड पर पट्टा जारी नहीं कर रखा उस पर जारी करवा सकते हैं, या फिर किसी और एक्ट के तहत पट्टा जारी किया है लेकिन नगरपालिका एक्ट के तहत उसका पट्टा नहीं है तो उसे फिर पट्टा लेना पड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या करना होता है, नगरपालिका के पास अपनी जितनी भूमि का जो अधिकार है वो सरेंडर करना होता है और नगरपालिका उसके बदले उसे पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर देती है। ठीक है, बदले में क्या लेगी, फीस पैसे तो लेगी। फिर आ जाते हैं हमारे धारा नंबर 70, भूमि का अनिवार्य अर्जन। ये क्या होता है, अगर नगरपालिका अनुरोध करती है राज्य सरकार से, क्योंकि नगरपालिका खुद भूमि का अर्जन नहीं कर सकती है इसलिए तो राज्य सरकार को बोलती है वो, तो राज्य सरकार क्या कर सकता है, उसे नगरपालिका के बाहर या भीतर नगरपालिका अर्जन करके देगा। किस एक्ट के तहत देगा, तो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 या फिर अभी जो लेटेस्ट है 2013 वाला, उसके तहत करती है। और नगरपालिका भूमि अर्जित करती है, अर्जित करके नगरपालिका को ट्रांसफर करती है और नगरपालिका उसके बदले जो मुआवजा है, जो फीस है, जो चार्ज है, वो सारे के सारे किसको ट्रांसफर करती है, राज्य सरकार को दे देती है। फिर आती है हमारी धारा नंबर 71, जिसके अंदर क्या है, तो कुछ भूमियों का आवंटन की बात की गई है। कौन सी भूमि है, तो वो भूमि है भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A के अंदर लिखी हुई है। वो सारी भूमियाँ किसके अंदर जाएगी, वो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन किस व्यक्ति को करेंगे, तो वो धारा नंबर 71 में जो व्यक्ति लिखे हुए लिस्ट बनी हुई है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। भूमि ट्रांसफर हो गई, उसके बदले जो पैसे मिलेंगे वो दो जगह बटेंगे, राज्य सरकार के पास और नगरपालिका निधि में। राज्य सरकार और नगरपालिका निधि में किस अनुपात में बटेंगे वो कौन बताएगा, तो राज्य सरकार बताएगी। ठीक है, 71 हो गया। फिर 72 में क्या है, अगर नगरपालिका कोई कार्य का निष्पादन करवाना चाहती है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो नगरपालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उसके बदले जो पैसे देने होते हैं वो नगरपालिका के द्वारा नगरपालिका निधि से उसे भुगतान कर दिए जाते हैं। फिर आता है धारा नंबर 73, जिसके अंदर संपत्ति के ट्रांसफर की बात की गई है। तो नगरपालिका सरकारी भूमि हो, चाहे नगरपालिका भूमि हो, चाहे जंगम हो, चाहे स्थावर संपत्ति हो, उनका क्या कर सकती है, अंतरण ट्रांसफर कर सकती है। सरकारी भूमि कौन कौन सी होती है, तो तीन बातें याद रखनी, कौन कौन सी, धारा 68 के तहत जो सरकारी भूमि निहित है वो वाली, इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम की धारा 3 के तहत जो भूमि है वो, इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा नगरपालिका के अधीन रखी गई जो भूमि है उन सभी का ट्रांसफर कर सकती है। पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है, नियमित कर सकती है, आवंटित कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, कोई और काम भी कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित प्राधिकारी है वो निर्धारित तरीके और निर्धारित शर्तों से क्या करेगा, उसकी वैलिडिटी चेक करेगा कि भाई सही आदमी को सही तरीके से ये ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही। अगर उसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है, राज्य सरकार जांच करेगी, जांच में गड़बड़ पाई जाती है तो उस कंडीशन में आवंटन को रद्द करके गजट में नोटिफिकेशन जारी करती है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने वो गलत तरीके से संपत्ति प्राप्त की उसे संपत्ति से बेदखल करती है और बेदखल करने के बाद उसे अनाधिकृत अधिभोगी घोषित किया जाता है। किस एक्ट के तहत, राजस्थान लोक परिषद एक्ट 1964 के तहत उसे घोषित किया जाता है। इसके अलावा एक नोट है क्या है कि नगरपालिका
कोई आवासन परियोजना या नगरीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अगर नगर पालिका की भूमि को ट्रांसफर करती है, लीज पे देती है या आवंटित करती है, उन सारी कंडीशन में जितने भी उस पर भूखंड बेचे जाएंगे या आवास बनाए जाएंगे उसका 20%, कितना 25 नहीं 20% EWS के या फिर LIG दोनों को रियायती दरों पे देने, और रियायती दर कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है। फिर आता है 73A, ट्रांसफर या अंतरण का पूर्ण स्वामित्व पट्टा आधार। ये क्या है? तो अगर मान लो आपने 71 या 73 के तहत आपने क्या प्राप्त किया है? भूमि का अंतरण ट्रांसफर किया गया है आपके ऊपर, तो या तो आपको पूर्ण स्वामित्व पट्टा मिला होगा या फिर आपको लीज पर दिया होगा, 100 साल की लीज जैसे कुछ दिया होगा। अगर आपको लीज को पूर्ण स्वामित्व पट्टे में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको रूपांतरण शुल्क देना होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा 73B, आवंटन को या पुट्टा विलेख को रद्द करना। ये क्या होता है? अगर आपने मिथ्या घोषणा की है या मिथ्या डॉक्यूमेंट दिखाकर, गलत डॉक्यूमेंट दिखाकर आपने अंतरण प्राप्त किया है या ट्रांसफर आवंटन प्राप्त किया है, तो नगर पालिका क्या करती है? आपको 7 दिन का नोटिस देगी और बोलेगी भाई साहब आप बताओ इसने क्या किया है आपने। अगर आप जानकारी सही दे देते हो तो उस कंडीशन में आपका पट्टा विलेख बचा रहेगा, नहीं तो वो रद्द कर दिया जाएगा। अगर व्यक्ति को लगता है यार मेरा तो सब सही था, 15 दिन के अंदर वो क्या कर सकता है? फिर अपील कर सकता है। किसे करेगा? तो राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को। किसे नहीं कर सकता? तो ये जो अपील है या सुनवाई है वो किसी भी कंडीशन में सिविल न्यायालय के पास नहीं जा सकती है। ठीक है। ये हो गया 73। फिर 74 क्या है? तो स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। इसमें क्या है? तो नगर पालिका क्या करती है? जब भी नई नगर पालिका बनती है या जो पहली बार एक्ट लागू हुआ था उस कंडीशन में 1 साल का टाइम दिया गया था कि भाई आप 1 साल के भीतर आपके पास जो भी स्थावर संपत्तियां हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसकी एक मैप बनाओ और हमें किसके स्थानीय निकाय के जो डायरेक्टर है उनको ट्रांसफर करनी होती है। अगर उसके अंदर कोई अपडेट होता है, किसी को दी है या ली है, उस कंडीशन में भी उसको अपडेट करके नगर पालिका स्थानीय निकाय के डायरेक्टर को भेज देती है। लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, उस कंडीशन में जो CMO साहब हमारे वो एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं और एनुअल रिपोर्ट तैयार करके नगर पालिका के सामने रखते हैं और उसकी एक कॉपी हमारे डायरेक्टर साहब को भेजते हैं। ठीक है। ये हो गया 74। और लास्ट हमारा 75। ये क्या है? अगर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो नगरीय भूमि हो चाहे निजी भूमि हो, सबका रिकॉर्ड संभाल के रखती है। कौन रखती है? नगर पालिका रखती है। इसके लिए किसकी हेल्प लेती है? तो संबंधित विभागों और अधिकारियों की मदद लेती है। इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 4 कंप्लीट होता है, जो कि हमारे 67 से 75 तक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।